हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा, बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के तीनों साल के 2022, 23, 24 तीनों साल के क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे यहाँ पर ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी का। तो यहाँ पर आप सबने प्रीवियस वीडियो में आप सबने क्वेश्चन पेपर को देखा तीनों साल के लगातार पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में आपको हम 2022 के क्वेश्चन आंसर को दिखाएंगे। फिर पार्ट 3 वाले वीडियो में आपको 2023 के क्वेश्चन पेपर का आंसर की मिलेगा और पार्ट 4 में आपको 2024 के क्वेश्चन पेपर का आंसर मिलेगा। तो आप सभी जो फिजिकल जियोग्राफी में क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं उसके आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे या आंसर क्या हो सकते हैं, उसके आधार पर आप सभी जो है अपने आंसर्स को बता सकते हैं यहाँ पर। और इस वीडियो को देखने से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, इस तरीके से मैं अपना आंसर दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। ठीक है, तो इसमें आप सभी जो है कि फिजिकल जियोग्राफी में पहला सेक्शन ए है तो उसमें पाँचों अनिवार्य करने, और बी में आपको 8 में से 5 करने हैं और सी में आपको 4 में से 2 करने हैं। तो यही पैटर्न आपका है। तो इस पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो जो जिस भी टॉपिक से या जिस भी यूनिट से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीवाईक्यूज में, तो उसी यूनिट और उसी चैप्टर से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके 2025 वाले एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, तो आप सभी फटाफट इसके आंसर की को देख लीजिए। फिर उसके बाद हम 2023 का आंसर के लिए कराएंगे और फिर 2024 का। तो आप सब को शाम तक जो है कि 2023 का आंसर की ले आएंगे। फिर उसके बाद सुबह में आपको 2024 का आंसर की मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को देखेंगे हम। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको 2023 वाले क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखने को मिल सके और 2024 के भी। ठीक है, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो यहाँ पर ये आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन यहाँ पर आंसर हमने बता रखा है। और यदि आपको इवेंट सेमेस्टर के भी ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर के साथ साथ उसके आंसर्स को भी और इम्पॉर्टेंट नोट्स को भी देखना है तो आप सभी चैनल पर बने रहिए। ठीक है, आपके इस और सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपको सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन जियोग्राफी के भी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो यहाँ फिजिकल जियोग्राफी का पहला क्वेश्चन दे रखा है, भौतिक भूगोल की परिभाषा क्या है। फिजिकल जियोग्राफी का डेफिनेशन आपको बताना है यहाँ पर। तो डेफिनेशन आप इस तरीके से बता सकते हैं। तो डेफिनेशन में हम क्या करेंगे, परिचय देते हुए यहाँ पर पहले भूगोल शब्द का परिचय देंगे। फिर परिचय देने के बाद जो है कि जियोग्राफी वर्ड जो है वह ग्रीक वर्ड जियो और ग्राफ से बना हुआ है। जियोग्राफी, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, और ग्राफ्स का अर्थ होता है वर्णन करना या अध्ययन या डिस्क्रिप्शन या स्टडीज होता है। अर्थात पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन करने वाला विषय ही क्या कहलाता है, भूगोल है। ये सिंपल में तरीके से हम परिभाषा दे सकते हैं। लेकिन अब भौतिक भूगोल की बात हो रही है तो भौतिक भूगोल की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित दी हुई हैं। यहाँ ऑथर होम्स के अनुसार एक दिया हुआ है अथवा करके, आप सभी यहाँ एक ऑथर होम्स के अनुसार देख सकते हैं और दूसरा एकरमैन, दूसरा आप सभी एकरमैन के अनुसार देख सकते हैं। और तीसरा यहाँ पर आपको जो है कि अथवा करके दिया है सिंपली में कि भौतिक भूगोल विश्व की ज्ञान का प्रथम भाग है। यह वास्तव में सारभूत प्रारंभिक तथ्य है जिसके द्वारा विश्व के वस्तुबोध को समझा जा सकता है। यह भी आप दे सकते हैं। ठीक है, या फिर आप सभी एक और है उसमें इसमें बता सकते हैं कि भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों तथा उनके मानव पर प्रभाव का वर्णन किया जाता है। इसे हम भौतिक भूगोल कहते हैं। तो सबसे अच्छा आपका आर्थर होम्स वाला सबसे अच्छा है। उसमें क्या है कि पूरे भौतिक भूगोल में क्या है कि आर्थर होम्स का जो है इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी याद कर लीजिए। ये आप अगर भौतिक भूगोल की परिभाषा लिखते हैं तो ये एकदम सटीक परिभाषा बैठती है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 का बी। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, भूसंरचना क्या है, जियोसाइक्लिन क्या है। तो भूसंरचना पृथ्वी की सतह पर एक प्रकार की भूगर्भिक संरचना है जो एक लंबी और संकरी घाटी के रूप में होती है। यह घाटी आमतौर पर एक प्लेट बाउंड्री के पास स्थित होती है जहां दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं या अलग होती हैं। यह क्या कहलाती हैं, भूसंरचना कहलाती हैं। तो इस तरीके से भूसंरचना का परिचय आप दे सकते हैं या तो फिर किसी एक भूगोलवेत्ता के अनुसार उसकी परिभाषा बता सकते हैं।
तो यहाँ पर भी अर्थशास्त्र के अनुसार एक परिभाषा दी हुई है और दूसरा एक स्टीयर्स के अनुसार दिया हुआ है, तो कोई भी आप एक इसमें से याद रखिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सी 1 का सी, परिवर्तन मंडल का महत्व क्या है। परिवर्तन मंडल का, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था क्वेश्चन पेपर वाले में, कि परिवर्तन मंडल का को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रोपोस्फेयर, परिवर्तन मंडल इसलिए क्षोभ मंडल को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मौसमिक घटनाएं जो होती हैं वो हमेशा बदलती रहती हैं। यहाँ पर परिवर्तन तापमान वगैरह में जो है, टेम्परेचर वगैरह में, मौसम वगैरह में हमेशा बदलाव होता रहता है। और यही ऐसा लेयर है एटमॉस्फेयर का जिसमें हर एक चीज़ होती है, घटनाएं होती हैं। इसमें बादल बनते हैं, वर्षा होती है। ठीक है, आगे देखेंगे ट्रोपोस्फेयर का मतलब क्या है। तो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर जो है, ट्रोपोस्फेयर या परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल, यह वायुमंडल का सबसे निचला भाग होता है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। औसत ऊंचाई जो है ये 13 किलोमीटर मानी गई है। लेकिन अगर अधिकतम बोला जाए तो मतलब कि अधिकतम जो है विषुवत रेखा पर इक्वेटर पे आपको 18 किलोमीटर तक ऊंचाई इसकी देखने को मिलती है और ध्रुवों पर आपको 8 किलोमीटर तक मिलती है। क्योंकि जो ध्रुवों की ओर इसकी ऊंचाई है वहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इस वजह से वहाँ तापमान में कमी गिरावट आती है। उसकी वजह से जो क्षोभ मंडल है वो नीचे उसकी ऊंचाई कम होती है, क्योंकि वहाँ पे जो धाराएं होती हैं, मतलब संवहनी धाराएं होती हैं, हवाएं होती हैं, वह ज़्यादा ऊपर तक न उठती हैं, इसीलिए वहाँ पे उसकी ऊंचाई कम होती है। और विषुवत रेखा पे जो है संवहनी धाराएं जो हवाएं होती हैं वह क्या है, काफ़ी ऊपर तक उठ के जाती हैं, गर्म हवाएं, इसीलिए यहाँ पर इसकी ऊंचाई अधिक होगी। आगे देखेंगे इसमें परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल का महत्व पूछा है। तो पहले हम परिवर्तन मंडल का परिचय दे दिए, अब परिवर्तन मंडल के महत्व को देखेंगे। तो महत्व में मौसमी गतिविधियां यहाँ पर होती हैं। यह जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक मंडल माना जाता है। सॉरी, थोड़ा सा स्क्रॉल ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यह क्या है, मौसमी गतिविधियाँ इसमें होती हैं, जीवन के लिए यह आवश्यक होता है। तापमान जो है इसमें यह मंडल पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है। फिर वायुमंडल दबाव इसी के कारण मतलब बना रहता है। फिर जल चक्र इसी मंडल के अनुसार होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का डी, ज्वार के प्रकार बताइए। टाइप्स ऑफ टाइड्स। टाइप्स ऑफ टाइड को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पहले इसका परिचय दे देंगे कि टाइड जो है आता कैसे है, मतलब वो ज्वार जो है वो कैसे उत्पन्न होता है, तो उसके प्रकार को फिर बताएंगे हम। तो ज्वार जो है वो सन, मून और अर्थ के फोर्स से होता है। तो सन और मून जो है, सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो है वह ज्वार उत्पन्न होता है। जब सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगता है तो यह क्या होता है, यहाँ पर ज्वार जो है वो तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, समुद्र के तट क्षेत्रों में पानी जो है ऊपर आता है, फिर आगे मतलब आगे बढ़ता है। और जब अर्थ द्वारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया जाता है तो यह जो पानी वापस नीचे की तरफ वापस आता है, तो उसको भाटा कहते हैं। जब वह ऊपर चढ़ता है तो ज्वार, और जब नीचे चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं, मतलब पीछे आगे। ठीक है, आगे देखेंगे अब इसमें ज्वार के प्रकार को देखेंगे। तो ज्वार के यहाँ निम्नलिखित प्रकार हैं दिए हुए हैं। दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार, विषुवतरेखी ज्वार, भूमि निम्न ज्वार, दैनिक ज्वार, अर्ध दैनिक ज्वार, ये 5-6 प्रकार के ज्वार होते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिया था, इसलिए हमने सिर्फ ज्वार का परिचय देकर ज्वार के प्रकारों को लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखना है, इसीलिए हमने शॉर्ट में कर दिया। ठीक है, अगर लॉन्ग में आपको पूछता तो आप इसके हर एक ज्वार के बारे में आप इसका डिटेल देते, इन सभी ज्वार के बारे में आप डिटेल में बताते। आगे देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, फर्स्ट का ई, जैवमंडल क्या है, बायोम क्या है, बायोस्फीयर क्या है। तो बायोस्फीयर का हम यहाँ पे इस तरीके से परिचय देंगे कि पृथ्वी के धरातल पर जीवित, जैविक और उनके पर्यावरण की पतली परत को हम क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। इस तरीके से दूसरे शब्दों में भी यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब सेक्शन बी चलते हैं। सेक्शन बी में आपको 8 क्वेश्चन में से कोई 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है कि आग्नेय चट्टानों को परिभाषित कीजिए। डिफाइन आग्नेयस रॉक्स। आग्नेयस रॉक्स को मतलब परिभाषित करना है। तो जब भी परिभाषित करने के लिए बोला जाए तो आप सभी क्या करेंगे, पहले उसका परिचय या अर्थ बताएंगे। ठीक है, तो परिचय और अर्थ में यदि हम देखें तो आग्नेयस
रॉक्स जो है, आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से संबंधित है, जिसका अर्थ होता है आग, है ना। ठीक, आगे देखेंगे आग्नेय चट्टानें जो हैं, हाँ यहाँ पर आग्नेय चट्टानें जो हैं पृथ्वी की पपड़ी में पाए जाने वाले चट्टानों का एक प्रकार है। इसकी परिभाषा यदि देखें तो आग्नेय चट्टानें पिघले पदार्थों के ठोस होने की क्रिया से बनती है। एग्नियस रॉक्स आर फॉर्म थ्रू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोलिटन मटेरियल्स। आगे देखेंगे हम यहाँ पर आग्नेय चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया या विशेषताएं हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो आग्नेय चट्टानों का निर्माण वो मैग्मा के ठंडा होने एवं जमने या ठोस होने से होता है। चूंकि सर्वप्रथम इसी चट्टान का निर्माण हुआ, इसलिए इसे प्राथमिक चट्टान प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। ये आधारभूत चट्टानें हैं जिनसे परतदार सेडिमेंट्री रॉक्स एवं रूपांतरित चट्टान जो कायांतरित मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उनका निर्माण होता है। आगे देखेंगे इसी में कि आग्नेय चट्टान रवेदार क्रिस्टलाइन होती है। इसमें इसे पाताली चट्टान भी कहा जाता है। जब मैग्मा धरातल पर आकर ठंडा होता है तब तीव्र गति से ठंडा होने के कारण चट्टानों के रवे बहुत बारीक होते हैं, जैसे बेसाल्ट। इसके विपरीत जब मैग्मा धरातल के नीचे ठंडा होता है तो जमने के कारण बड़े बड़े रवे होते हैं, जैसे ग्रेनाइट। आगे देखेंगे इसी में यह चट्टानें तुलनात्मक रूप से कठोर, जल काफ़ी कठिनाई से जोड़ों के सहारे अंदर प्रविष्ट हो पाता है। इसमें परत का अभाव होता है परंतु जोड़ पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म फॉसिल्स का अभाव होता है। अब ग्रेनाइट, रॉयलॉइड, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, साइनाइट, डायोराइट, एंडेसाइट, ग्रेबोडोलेराइट, पेरिडोराइट आदि आग्नेय चट्टानों के क्या है उदाहरण हैं। आगे हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 का भी। क्वेश्चन नंबर 2 का भी क्या है, स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, द अर्थ इंटीरियर अकॉर्डिंग टू स्वेस। स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताइए। तो स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताने के लिए 3 प्रकार की परतों को बताया है, सियाल, सीमा, नीफे। तो पहले हम देखेंगे स्वेस के अनुसार जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन है वो किस तरीके से इन्होंने बताया है। तो इन्होंने 3 परतों में बांटा है पृथ्वी को, पहला सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा नीफे में। तो इस तरीके से आप यहाँ इसका डायग्राम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो नीफे है वो एकदम कोर में होता है, फिर नीफे के ऊपर सीमा और सीमा के ऊपर सियाल। तो सियाल जो है वो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, बीच में जो सीमा होता है, सबसे कोर में जो होता है, केंद्र में होता है, वो नीफे होता है। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम बनाकर इसके डायग्राम का नाम भी लिख देंगे। तो अब एक एक परत को हम यहाँ इस तरफ से क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि सियाल क्या है। तो सियाल पृथ्वी की ऊपरी परतदार चट्टानों के ठीक नीचे यह प्रथम परत फैली होती है। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम दोनों तत्वों की अधिकता होती है। इसका औसत घनत्व 2.4 से 9.9 के मध्य रहता है। इस परत की मोटाई महासागरों की तली में कम होता है। ठीक है, आगे मोटाई इसका देखेंगे कि मतलब औसत मोटाई जो होती है इसकी 50 से 300 किलोमीटर तक मानी जाती है। यहाँ की प्रमुख चट्टानें ग्रेनाइट समूह की होती हैं। तो ये हमारा हो गया सियाल। अब हम देखेंगे सीमा परत को देखेंगे। तो सीमा लेयर जो होती है उसमें यह परत सियाल के ठीक नीचे होता है। ठीक, जैसा कि हमने फिगर में देखा, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है, इसलिए इसे सीमा नाम दिया जाता है। घनत्व 2.9 से 4.7 के बीच तथा मोटाई इसकी जो है 2900 किलोमीटर तक होती है। इसी के बीच में हमें मेंटल भी देखने को मिलता है पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना में। इसमें कुछ भारी व बेसाल्ट आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं जिनका घनत्व 5.5 तक भी रहता है। स्वेस के अनुसार सियाल से निर्मित महाद्वीप जो है इस परत पर तैरता है। किस परत पर? सीमा पर तैरता है। जैसे ये आपका यहाँ सीमा है, ठीक है, ये आपका सीमा वाला लेयर है। तो इसके ऊपर जो है आपका सियाल है। तो सियाल जो है इसी के ऊपर क्या है, तैरता है। आगे देखेंगे हम नीफे। अब नीफे जो है कि यह परत जो है सीमा परत के नीचे केंद्रीय भाग में विस्तृत है। इसे केंद्रीय परत या क्रोड भी कहते हैं। इसमें निकिल और फेरस की अधिकता होती है और इसका औसत घनत्व जो है 12 है। भारी लौह पदार्थों में पृथ्वी के आंतरिक भाग में चुंबकीय गुणधर्म का संकेत भी मिलता है। किसकी वजह से मिलता है? कोर की वजह से, अर्थ की कोर की वजह से। आगे हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सी देखेंगे। तो प्लेट किनारों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ
प्लेट बाउंड्रीज। तो प्लेट बाउंड्रीज जो होती है यह प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया द्वारा जो है प्लेटों के आप एक दूसरे से दूर जाने और एक दूसरे के पास आने से यह बाउंड्रीज जो है बनती हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंतर्गत प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेटें या किनारे पाई जाती हैं। जो पहला आपको मिलेगा अपसारी सीमा या किनारा या डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, या फिर दूसरा है आपका अभिसरण सीमा या अभिसारी किनारा, तीसरा है रूपांतरित सीमा या परवर्ती सीमा ट्रांसफर बाउंड्रीज। तो अपसारी सीमा को हम देखेंगे। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में, एक दूसरे से विपरीत मतलब एक राइट जा रही है तो दूसरी क्या है लेफ्ट जा रही है, विपरीत दिशा में हटती हैं और नई परपटी का निर्माण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं अपसारी प्लेट कहते हैं। तो यहाँ आपको जो बीच में स्पेस मिल रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, नई परपटी का निर्माण हो जाएगा। आगे हम देखेंगे वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं स्प्रेडिंग साइड भी कहते हैं। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ से अमेरिकी प्लेट तथा यूरेशियन व अफ्रीकी प्लेट जो है अलग हो रही हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे यहाँ पर बता सकते हैं। अब हम देखेंगे अभिसारी सीमा, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्या है अभिसारी सीमा। इसमें हम देखेंगे जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंसती है, इस तरीके से जैसे पहली प्लेट इधर से आ रही है और दूसरी प्लेट इधर से आ रही है। अब इसमें जो दोनों प्लेटें हैं आपस में एक पास में मिलने के बाद एक जो भारी होगी वो नीचे धंसेगी और जो हल्की होगी वह ऊपर उठेगी। तो जो जब भी आप महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट मिल रहे हैं आपस में, तो महासागरीय प्लेटें जो होती हैं वो भारी होती हैं। तो इस तरीके से हमने अभिसारी सीमा को भी देख लिया। यहाँ पे हमारे अपसारी सीमा बनेगी। अब इसमें भी 3 प्रकार के प्लेटों के बीच सीमाएं बनती हैं। तो यहाँ पे आपको महासागरीय पहला आपको देखने को मिलेगा महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेट के बीच, फिर दूसरा दिखेगा 2 महासागरीय प्लेटों के बीच, मतलब दोनों महासागरीय प्लेटें आपस में मिलेंगी। उसके बाद आपको तीसरा देखने को मिलेगा 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच किनारा। तो यहाँ पे आपको पहली जो है महाद्वीपीय दूसरी भी महाद्वीपीय प्लेट होंगी। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब हम आगे देखेंगे रूपांतरित सीमा या परावर्तित या कायांतरित सीमा को देखेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे फिगर वगैरह भी बना सकते हैं। तो जहाँ न तो कोई नई परपट्टी का निर्माण होता है और ना ही परपट्टी का विनाश होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं रूपांतरित सीमा कहते हैं। इसका कारण है कि सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ क्या होती हैं क्षैतिज दिशा में क्या है सरक जाती हैं। और रूपांतरण भ्रंश 2 प्लेटें को अलग करने वाले तल हैं जो सामान्यतः मध्य सागरीय कटकों के लंबवत स्थित पाए जाते हैं। तो आपका यहाँ पे रूपांतरित सीमा में जो शैलें होती हैं वो एक दूसरे से क्या करती हैं क्षैतिज दिशा में रूपांतरित हो जाती हैं, आगे पीछे चली जाती हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का डी। क्वेश्चन नंबर 2 का डी क्या है, बालुका स्तूप का निर्माण कैसे होता है। तो बालुका स्तूप का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या है देखेंगे हम। तो पहले हम सैंड ड्यून्स के बारे में हम इसका परिचय देंगे, फिर उसके बाद निर्माण प्रक्रिया को बताएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बालुका स्तूप है उसके पहले बताएंगे कि क्या होता है। उसके बाद हम यहाँ पर उसके निर्माण की प्रक्रिया को बताएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे निर्माण का प्रक्रिया में इस तरीके से कि बालुका स्तूप में कई प्रकार के होते हैं। ये समुद्र तट तथा मरुस्थल दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ इनका निर्माण होता है। और किस वजह से ये निर्मित होते हैं, तो यहाँ पे इसकी वजह बताई गई है कि बालुका स्तूप का निर्माण रेत की अधिकता और हवा की दिशा एवं वेग, बालू के जमाव का समुचित स्थान या गॉर्ज की बाधा आदि कारणों से होता है। इस तरीके से तो यह विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब इनके बनावट के आधार पर यह क्या होते हैं कई प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके बनावट के आधार पर प्रकार को भी एक एक पॉइंट करके हमने बताया है। ठीक है, इस तरीके से फिर हम आगे देखेंगे यहाँ पर
इसका हम इस तरीके से फिगर को क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से कि बरखान जो होता है बाल और अनुप्रस्थ बालिका स्तूप और अनुदैर्ध्य बालिका स्तूप, इन सबको हम देखेंगे। फिर अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ही, व्यापारिक पवन शब्द की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द टर्म्स ट्रेड विन। अब ट्रेड विन होता क्या है, तो ट्रेड विन को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो व्यापारिक पवन पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचलित एक प्रकार की हवा है जो एक निश्चित दिशा में लगातार चलती है। यह हवा पृथ्वी की दैनिक गति या घूर्णन से उत्पन्न होती है। यह प्राथमिक पवनों की ही एक प्रकार है जो पूरी पृथ्वी पर पाई जाती है या चलती है। तो यह पवनें जो है 30 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी दोनों गोलार्धों के अक्षांशों के मध्य चलती है, अर्थात यह उष्णकटिबंधीय उच्च दाब से विस्तृत निम्न दाब पेटी की ओर चलती है। तो इसका अंग्रेजी नाम जो होता है वो यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है यह भी कि इसका अंग्रेजी नाम जो है ट्रेड विन है, जो कि जर्मन भाषा के वर्ड ट्रैक से जुड़ा है, जो उसके निश्चित मार्ग को दर्शाता है, इसलिए इसे सन्नमार्गी पवनें भी कहा जाता है। ठीक है, सन्नमार्गी का मतलब एक ही दिशा में अपने ट्रैक पर चलना, निश्चित मार्ग बनाकर। तो व्यापारिक पवनों की चलने की दिशा को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सैद्धांतिक रूप से यह पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर दक्षिण की ओर प्रभावित होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो अर्थ पे जो कोरियोलिस बल है, कोरियोलिस फोर्स है, उसके कारण जो है हवाएं जो है उत्तर से पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर क्या कर जाती हैं, घूम जाती हैं, इसलिए यह ऐसे चलती हैं। आगे हम देखेंगे इसी में कि इसी प्रकार दक्षिण गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम हो जाती है, इसलिए इसे पूर्वा पवन भी हम कह सकते हैं। ठीक, यह पवन महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर भारी वर्षा कराती है, लेकिन पश्चिमी किनारों पर वर्षा नहीं हो पाती है कि इसी के कारण की वजह से। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि जब ये दोनों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की दोनों व्यापारिक पवनें क्या है, आपस में एक स्थान पर मिलती हैं, जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश के मध्य विषुवत रेखा पर यह पवनें क्या करती हैं, व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। तो यहाँ पर ITCZ जोन उत्पन्न होता है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन उत्पन्न होता है, जो कि विषुवत रेखा पर बहुत कम क्षमता की प्रति विषुवती पवनें क्या करती हैं, चलती हैं। तो इसी के कारण जो है भारत में जो है मानसून जो है वह चल आता है, और व्यापारिक पवन द्वारा, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों का ही रूप जो है भारत में मानसून का रूप है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का F, चक्रवात क्या है, व्हाट इज साइक्लोन। तो चक्रवात क्या है, तो चक्रवात लैटिन भाषा के ग्रीक शब्द साइक्लोस से बना है, जिसका अर्थ कॉलिश कुंडलन होता है, मतलब गोल आकृति कुंडल की तरह, अर्थात चक्रवात हवाओं की चक्रीय गति को हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। अब यहाँ हम चक्रवात उत्पन्न होने के 3 बलों को जिम्मेदार ठहराते हैं, पहला दाबांतर, दूसरा कोरियोलिस बल, तीसरा अभिकेंद्रीय बल। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे फिर चक्रवात जो है, चक्रवात किस तरीके से उत्पन्न होता है। यहाँ पर ये आपका चक्रवात का उत्पन्न होने की प्रक्रिया है, फिर इसकी एक कोई परिभाषा देख सकते हैं। फिर उसके बाद चक्रवात पहचानने के लक्षण क्या हैं, हम कैसे पहचानें कि ये चक्रवात है। तो जब केंद्र में निम्न दाब और समदाबी रेखाओं के केंद्र चारों ओर दीर्घवृत्ताकार आकृति हो, और केंद्र से परिधि की ओर वायु दाब में वृद्धि हो, हवाएं परिधि से केंद्र की ओर गतिमान हो, या V या O आकृति के हो सकते हैं, और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज चलते हैं। इस तरीके से आगे हम देखेंगे अब इसमें कि चक्रवात के प्रकार, 2 प्रकार के चक्रवात देखे जाते हैं, एक शीतोष्णकटिबंधीय और एक उष्णकटिबंधीय प्रकार के चक्रवातों को देखा जाता है। शीतोष्ण वाले जो होते हैं वो बहुत ही मतलब कि आपदा युक्त होते हैं, और उष्णकटिबंधीय वाले जो क्षेत्र वाले चक्रवात होते हैं वह बहुत ही आपदा युक्त होते हैं, और शीतोष्ण वाले जो होते हैं वो ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाते हैं। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 का जी, कि प्रवाल भित्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। तो प्रवाल भित्तियाँ क्या हैं, प्रवाल भित्तियों का निर्माण मूंगा या प्रवाली जीवों के अस्थि पंजरों के समेकन या संयोजन द्वारा होता है। ठीक है, यह तटों के किनारे जो है बनते हैं। तो प्रवाल भित्तियों के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, पहला पैच,
यह प्रवाल भित्ति एक छोटे क्षेत्र में फैली होती है और अक्सर एक बड़े प्रवाल का ही हिस्सा होती है। इसकी गहराई 10 से 20 मीटर तक के समुद्री क्षेत्र में क्या होता है बनते हैं। तो दूसरा है तटीय प्रवाल भित्ति। तो फ्रिंगिंग रीफ क्या होता है? तो महाद्वीपीय या द्वीपीय तट से लगी प्रवाल भित्तियों को तटीय प्रवाल भित्ति कहा जाता है। हालांकि ये भित्तियां तट से सटी होती हैं, परंतु कभी कभी इनके स्थल और भाग के बीच अंतराल हो जाने के कारण उनमें छोटे लैगून का भी निर्माण होता है, जिसे हम वोट चैनल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रवाल भित्ति है, ये तो यहाँ पर आपको प्रकार पूछा है, लेकिन अगर पूछे कि प्रवाल भित्ति बनने के उत्पन्न होने के कारकों का वर्णन कीजिए, तो उसमें आप सभी प्रवाल भित्ति के उत्पन्न होने के कारक को भी बता सकते हैं। प्रवाल भित्तियाँ जो हैं वह समुद्र में के टेम्परेचर लगभग औसतन 27 डिग्री समुद्र का टेम्परेचर हो। ठीक है, ना ही अधिक लवणता वाला जल हो और ना ही कम लवणता वाला जल हो। ठीक है, मीडियम में चाहिए। और ज़्यादा पानी वहाँ मतलब कि ज़्यादा नदी द्वारा जो निक्षेप किया जाता है, नदी द्वारा निक्षेप ज़्यादा ना हो, उन जगहों पर क्या होता है कि प्रवाल भित्तियाँ पनपती हैं। आगे देखेंगे उदाहरण, यहाँ पर आपको कई सारे तट मिल जाएंगे आपको उदाहरण में तटीय प्रवाल भित्ति में। उसके बाद अवरोधक प्रवाल भित्ति, बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे बड़ा बैरियर रीफ है। आगे हम देखेंगे बैरियर रीफ के बाद उसके बाद चौथा वलयाकार प्रवाल भित्ति, एटॉल। एटॉल क्या होता है? जो कि घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान या हॉर्न की तरह इसकी आकृति होती है। यह द्वीप के चारों ओर या जलमग्न पठार के ऊपर बनता है। और अपना जो ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, यह भी एक एटॉल द्वीप है, एटॉल से ही निर्मित एक द्वीप है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का H, बायोम के प्रकार। तो बायोम क्या है? यहाँ पर देखेंगे कि बायोम एक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है जो एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों और उनके आवास को शामिल करता है। बायोम के कई प्रकार होते हैं जिन्हें उनके भौगोलिक स्थान, जलवायु और जीवों की विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो एक वर्गीकृत तालिका मैंने मतलब कि बुक में एक वर्गीकृत तालिका बनी हुई है, उसी को एकदम आराम मतलब अच्छे से आप सभी क्लासिफिकेशन कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक एक करके आपको एक कॉलम में मिलेगा बायोम। ठीक है, बायोम के प्रकार, और दूसरे में बायोम के उप प्रकार, प्रकार में भी प्रकार, उसके बाद प्रदेश किस क्षेत्र में पाए जाते हैं और जलवायु संबंधी विशेषताएं क्या होती हैं, फिर वहाँ की मिट्टी कैसी होती है, और वनस्पति जात व प्राणी जात, मतलब कि वहाँ कैसे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और कैसे प्राणी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे दिया हुआ है, आपसे भी ध्यान से देख लीजिए कि ऐसे ही आप सब भी लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, अब हम आगे चल लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेक्शन सी, यहाँ पे बी लिख गया है, यहाँ पे आपका सेक्शन सी होगा। ठीक है, नदी द्वारा अपर्दन कार्य तथा उससे निर्मित स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एरोजनल वर्क ऑफ रिवर एंड आल्सो द रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स। इसको वर्णन करना है, तो हम यहाँ पे वर्णन कर सकते हैं। तो नदी द्वारा अपर्दन कार्य एक प्रक्रिया है जिसमें नदी के प्रवाह द्वारा भूमि के ऊपरी परत को हटाया जाता है और नीचे की ओर ले जाया जाता है। यह प्रक्रिया नदी प्रवाह की गति और गहराई पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से। तो नदी द्वारा अपर्दन की विधियाँ जो है, यहाँ पे इन विधियों के कारण जो है नदी का अपर्दन होता है। यहाँ ये कारक है, इन्हीं कारकों की वजह से नदी जो है अपर्दन करती है, मिट्टी की काट छाट करती है और अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ती हुई जाती है। ठीक, तो यहाँ आप अब आगे देखेंगे नदी अपर्दन से निर्मित भूआकृति में पहली हम भी आकार की घाटी को देखेंगे, फिर यू आकार की घाटी की, फिर जलगर्तिका देखेंगे, फिर उसके बाद आपको गॉर्ज मिलेगा जिसको हम खड्ड या महाखड्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से बी आकार की घाटी को हम इस तरीके से देख लेंगे कि बी आकार की घाटी क्या है, और इसके फिगर्स को भी ड्रॉ हम कर देंगे। यहाँ पे इस तरीके से देखिए फिगर ड्रॉ है। फिर उसके बाद हम देखेंगे जलगर्तिका, पॉट होल्स क्या है, फिर गॉर्ज या कैनियन
नदी द्वारा जो गॉर्ज और कैनियन बनते हैं, कैसे बनते हैं, यहाँ पर बताया गया है। फिर उसके बाद चौथा बता देंगे कि जल विभाजक, नैरो वाटर डिवाइड क्या होता है। तो नैरो वाटर डिवाइड में संकरित जल विभाजक नदियों द्वारा बनाए जाते हैं। फिर यू आकार की घाटी को हम देख लेंगे। तो यू आकार की घाटी को यहाँ पे हम पहले बताएंगे कि यू आकार की घाटी क्या है, फिर उसके बाद इसकी आकृति को भी बना देंगे इस तरीके से। ये जो आपका यहाँ पे ये जो ब्लैक में दिख रहा है, ये आपका पर्वत है, पर्वत दोनों साइड से पर्वत है और बीच में पर्वत और पहाड़ है, बीच में ये आपका जो खाली स्पेस है, ये आपका नदी यहाँ से जा रही है और जब जा रही है तो ये घाटी है, क्या कर रही है, घाटी बना रही है। इनके बीच क्या है, थोड़ा सा आपको समतल जगह भी मिलता है। ठीक, आगे हम देखेंगे इसी में वाटरफॉल्स, जलप्रपात। अब जलप्रपात क्या है, तो जलप्रपात जब किसी नदी का जल अपनी घाटी से गुजरता हुआ तीव्र ढाल, जब कभी तीव्र ढाल से किसी कठोर शैल से अकस्मात नीचे गिरता है, अकस्मात का मतलब तुरंत नीचे गिरता है, तो उसे जलप्रपात कहते हैं। इसे प्रकट करने वाली समुच्च रेखाएं एक स्थान पर मिल जाती हैं। खड़े ढाल की प्रकट करने के लिए समुच्च रेखाएं पास पास बनाई जाती हैं और शेष रेखाएं क्षेत्र के ढाल के अनुसार बनाई जाती हैं। तो ये आपका यहाँ पे जलप्रपात इस तरीके से फिगर बनेगा। आगे हम देखेंगे, अब है रैपिड्स, जो नदियों द्वारा रैपिड्स बनाए जाते हैं, कुंड, अनाती कुंड बनाए जाते हैं। ठीक, फिर लटकते पर्वत प्रक्षेप, ओवर हैंगिंग सर्प बने रहते हैं। नदी वेदिकाएं, रिवर ट्रेसेस बने होते हैं नदी के अपरदनात्मक कार्य द्वारा। नदी के दो कार्य हैं, अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक। तो आपका हो सकता है कि डिपोजिशन वाला पूछ सकता है, इरोजन के जगह डिपोजिशन निक्षेप वाला पूछ सकता है। तो यहाँ पर आप सभी निक्षेप वाला भी याद रख लीजिएगा। तो नदी मोड़, रिवर मैंडियर्स भी पूछ सकता है। आगे नदी अपहरण, जो आपका ये 2023 की 24 वाले क्वेश्चन पेपर में आपको वेरी शॉर्ट वाले में नदी अपहरण क्या है यह पूछा हुआ है, क्वेश्चन है। तो नदी अपहरण भी आप सभी यहीं से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, आगे देखेंगे संप्राय मैदान, पेनी प्लेन क्या है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड का देखेंगे हम। डेविस द्वारा प्रस्तुत अपरदन चक्र की संकल्पना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो डेविस ने जो अपनी अपरदनात्मक इरोजन साइकिल दिया है, उसको मतलब कि बताया है, तो उसे व्याख्या करना है आलोचनात्मक रूप से। तो उस सिद्धांत का पहले हम परिचय देंगे, फिर परिचय देने के बाद यहाँ पर देखिए, परिचय देने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, डेविस का भौगोलिक चक्र बताएंगे। भौगोलिक चक्र बताने के बाद इसमें हम भौगोलिक चक्र बताने के बाद डेविस के संरचना को बताएंगे। फिर संरचना को बताने के बाद इसके प्रक्रम को बताएंगे, प्रोसेस प्रक्रिया क्या है। प्रोसेस प्रक्रिया जो होती है वह दो तरीके से हो सकती है, या तो अंतर्जात या तो बहिर्जात। ठीक है, आगे हम देखेंगे फिर अवस्था स्टेज क्या है इसकी। फिर अवस्था स्टेज के बाद डेविस के भौगोलिक चक्र की मान्यताओं को बताएंगे। फिर मान्यताओं को बताने के बाद इसमें जो प्रथम अवस्था है, फिर द्वितीय अवस्था है, तृतीय अवस्था है, इसमें यहाँ पे आप ये जो फिगर दिया है इसे आप सभी भूलना नहीं। डेविस के अपरदात्मक चक्र को बताने के लिए यहाँ पर ये फिगर आप सभी इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, और इसे आप सभी एक रफली तरीके से आप सभी याद रखिएगा और बना दीजिएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे उसके बाद द्वितीय अवस्था। फिर द्वितीय अवस्था देखने के बाद हम देख लेंगे यहाँ तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था के बाद आप बताएंगे कि हाँ जो डेविस की संकल्पना थी वो कैसी थी, परिकल्पना। फिर उसके बाद कमजोर पक्ष या आलोचना, इसकी आलोचना को हम बताएंगे। फिर आलोचना को बताने के बाद यहाँ पे डेविस के अपरदन चक्र का मूल्यांकन भी आप सभी कर सकते हैं, तो कर दीजिएगा। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड के सी को देखेंगे तो सूर्य वितब के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण दीजिए। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन। सूर्यताप या सूर्याभिताप, सौर ऊर्जा या सौर शक्ति, इतने नामों से हम इंसोलेशन को जानते हैं। तो उस ऊर्जा को कहते हैं जो प्रकाश एवं उष्मा के रूप में धरातल को प्रकाश की गति से एवं लघु तरंगों के रूप में सूर्य से प्राप्त होती है, जिसे क्या करता है कहते हैं सौर विकिरण भी कहते हैं। तो यह क्या होता है, सूर्य तप होता है। इसका हम परिचय देंगे। फिर उसके बाद परिचय देने के बाद
यहाँ पर आप तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा को ही सूर्यातप कहते हैं, या पृथ्वी पर पहुँचने वाले सौर विकिरण को ही सूर्यातप कहते हैं। आप इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं। आगे देखेंगे सौर विकिरण। सौर विकिरण के बारे में कि पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्यातप कहते हैं। इस तरीके से पृथ्वी भूआ आब है, और भूआ मतलब जियोइड है। सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण देखेंगे पृथ्वी और सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को ही प्राप्त कर पाती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रतिवर्ष थोड़ा परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी में अंतर के कारण होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को तो सूर्य से सबसे दूर अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। यह आप सभी याद रखिएगा। अपहेलियन और पेरिहेलियन आप सबको भी अपसौर और उपसौर ऑप्शन में पढ़ा ही होगा, इसे भी आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे हम देखेंगे अब पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में भिन्नता। तो ताप में भिन्नता या सूर्यताप में होने वाली भिन्नताओं के कारक में हम 3-4 कारक देखेंगे कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नति कोण या में तिरछा पड़ना या कोणापतन देखेंगे। फिर दिन की अवधि भी प्रभावित करती है। वायुमंडल की पारदर्शिता भी प्रभावित करती है कि वायुमंडल जो है पारदर्शिता मतलब वायुमंडल की मोटाई जो है, लेयर्स जो उसमें हैं कई सारे, वो भी प्रभावित करते हैं। फिर स्थल विन्यास, जो पृथ्वी का धरातल है, धरातल भी क्या करता है, सूर्यातप को प्रभावित करता है। ठीक, तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे और लिखने के बाद आप एक फिगर भी बना सकते हैं। इस तरीके से आपको डायग्राम भी एक प्रदर्शित करना है कि किस तरीके से जो सूर्य की किरणें हैं वह भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं और ध्रुवों पर तिरछी पड़ती हैं, किस वजह से, किस कारण। ठीक, तो अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे सूर्याभिताप को प्रभावित करने वाले कारक में हम एक एक कारक लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको अक्षांशीय स्थिति लैटिट्यूडनल पोजीशन के अनुसार यहाँ पर आप बताएंगे कि इस कारण जो है सूर्याभिताप में सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो ध्रुवों पर कम मिलती है और मध्य अक्षांशों पर अधिक मिलती हैं। कारण क्या है, इस तरीके से आप फिगर बनाकर फिर दूसरा बताएंगे कि वायुमंडल की मोटाई, थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में जो परतें हैं उन परतों के कारण जो है वो सूर्याताप जो है पूरा मतलब पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। आगे देखेंगे दिन की लंबाई या अवधि, लेंथ ऑफ डे। दिन की लंबाई कुछ जगहों पर अधिक और कुछ अक्षांशों पर अधिक और कुछ अक्षांशों पे कम हो जाती है, तो उसके लिए भी हम उदाहरण देकर यहाँ पर बता देंगे। फिर आगे हम देखेंगे यहाँ पर अन्य कारकों के कुछ निम्नवत कारक भी शामिल है जो सूर्यताप वितरण को प्रभावित करते हैं। अन्य कारक में आप देखेंगे कि अन्य कारक में क्या क्या कारक होते हैं। तो यहाँ जल थल का वितरण, मतलब जल थल का वितरण में जलमंडल से अधिक सूर्यताप स्थलमंडल अवशोषित करता है। फिर सौर कलंकों की संख्या, समुद्र तल से ऊंचाई, धरातल का रंग, स्वरूप व स्वभाव आदि। अब ये समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब आपसे बोल रहा है कि जो धरातल है वो समुद्र तल से मतलब कि ज़्यादा ऊंचा नहीं है, जो पर्वत है काफ़ी ऊंचे हैं, तो इन सब के माध्यम से भी सूर्याताप जो है प्रभावित होता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का डी देखेंगे जो कि लास्ट है। ठीक, उसके बाद हम 2023 वाले क्वेश्चन पेपर का आंसर देखेंगे, फिर 2024 वाले क्वेश्चन पेपर का आंसर देखेंगे। तो पार्ट 3 वाले वीडियो में हम 2023 और पार्ट 4 वाले में हम 2024 का देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके लिए आप सभी बेल आइकन प्रेस करके करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर से ज़रूर करिए। ठीक, आगे देखेंगे महासागरीय जलधाराओं के बारे में पूछा है और जो क्वेश्चन नंबर 3 का डी है, महासागरीय जलधाराएं क्या हैं, उत्तरी आंध्र महासागर की जलधाराओं का वर्णन कीजिए। तो व्हाट आर ओशनिक करेंट, डिस्क्राइब करेंट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो ओशनिक करंट जो होता है वह क्या होता है, तो देखिए आइए ओशनिक करंट के बारे में देखते हैं। तो ओशनिक करंट जो है महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान है। ये निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रभाव को दर्शाते हैं। महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के कारण में 2 बल महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पहला प्राथमिक बल,
प्राथमिक बल में आपका गुरुत्वाकर्षण बल और प्रचलित पवनों के साथ साथ सूर्यताप आता है। आगे दूसरा है द्वितीयक बल में। द्वितीयक बल में आपको मिलेगा कि गति व दिशा का निर्धारण, फिर दाब प्रवणता, लवण प्रवणता, कोरियोलिस बल, घनत्व प्रवणता और महाद्वीपीय उच्चावच भी यह शामिल होते हैं महासागरीय जलधाराओं के चलने के कारण में। आगे हम यहाँ पर अब देखेंगे महासागरीय उत्तरी आंध्र। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन इसी में बोला था कि उत्तरी आंध्र महासागर की जलधाराओं को बताइए। नॉर्थ अटलांटिक ओशनिक करेंट को देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशनिक करेंट में आपको एक छूट गया है, सॉरी, यहाँ पर आपका एक छूट गया है। उत्तरी नॉर्थ, आप सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक छूट गया है, नॉर्थ इक्वेटोरियल ओशनिक करेंट, ठीक है, वार्म करेंट। उत्तर विश्वती गर्म जलधारा, ठीक है। तो ये आपका एक पहला वाला छूट गया था, ठीक। तो पहला वाला छूट गया था, यहाँ पे 2 3 4 लिख दी हूँ, लेकिन पहला वाला पता नहीं कैसे छूट गया। चलिए आइए देखते हैं। तो दूसरा क्या है आपका, फ्लोरिडा की गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, उत्तरी आंध्र प्रवाह और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। ये लेब्राडोर की जो ठंडी जलधारा है ये उत्तरी आंध्र महासागर की जलधारा नहीं है, फिर भी लेकिन आकर शामिल होती है, इसलिए इसे भी ले लिया जाता है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे उसके बाद कनारी की ठंडी जलधारा, फिर सारगेसो सागर जो है इसका जल जो है स्थिर या शांत होता है और यह सारगेसम वनस्पति के कारण जो है इसका नाम रखा गया है सारगेसो सागर, ठीक। आगे हम देखेंगे पहला, यही आपका पहला छूट गया था। तो उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा, तो उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा क्या है, विषुवत रेखा के उत्तर भाग में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने के कारण जो गर्म जलधारा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है उत्तर विषुवतीय जलधारा कहलाती है। यह जलधारा 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य प्रभावित होती है और पश्चिमी द्वीप समूह के निकट यह धारा तट से टकराकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा उत्तर की ओर और दूसरी शाखा अमेरिका के तट के सहारे प्रभावित होने लगती है, जिसे एंटलीज धारा कहा जाता है। इसकी दूसरी शाखा जो है कैरिबियन सागर में प्रवेश करके आगे जाकर युक्तान चैनल से मिल जाती है। आगे हम देखेंगे गल्फ स्ट्रीम, दूसरा है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। या गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को देखने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर कनारी की धारा, फिर कनारी की धारा को देखने के बाद हम लेब्राडोर की धारा को देखेंगे, फिर लेब्राडोर की धारा के बाद पांचवा जो है पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, इस तरीके से। फिर उसके बाद छठा है सारगेसो सागर, उत्तरी अटलांट महासागर के मध्य जलधाराओं का एक गोलाकार क्रम बन जाता है, जिसके मध्य में शांत जल पाया जाता है। शांत जल का यह क्षेत्र सारगेसो नामक से पुकारा जाता है। इस भाग में सारगेसो नामक घास एकत्र हो जाने के फलस्वरूप इसे सारगेसो नाम दिया गया है। इस सागरीय क्षेत्र का विस्तार 11,000 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार विचित्र सागर विभिन्न विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता है। तो यह थे आपके पूरे PYQ 2022 के आंसर की, ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2023 के क्वेश्चन पेपर के आंसर। आपको यह बहुत ही मतलब यूज़फुल होगा और बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होगा। तो दूसरी वीडियो भी आपसे भी पार्ट 2 भी इसका देखिएगा ज़रूर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।